हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो लेबर लॉ का अगेन वन ऑफ द एक स्मॉल टॉपिक है, दैट इज एम्प्लॉयज पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, जैसे ये भी एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि लेबर लॉ में जो भी छोटे छोटे पार्ट्स उसके अंदर नंबर्स फिगर्स बहुत ज्यादा है। अगेन यहाँ पे भी वो सेम इश्यू है, तो आपको ये सब चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जितने भी है छोटे छोटे, इसमें सबसे ज्यादा चीजें इसी चीज पे फोकस किया जाता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएफ के रूल्स का टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स इन द एम्प्लॉयज फॉर देयर फ्यूचर बेनिफिट। पीएफ अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी एज अ सेविंग पार्ट एंड एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। आज देखो कैसा सिचुएशन होता है इंडिया में, जो लेबर होता है ना उसका एक तो सैलरी बहुत कम होता है, 10,000, 12,000, 15,000 एंड इनफैक्ट काफी सारी जगह पे तो उससे भी कम ही होता है। ठीक है, आज प्रॉब्लम यह है कि 10,000 में आज सोचो अगर कोई पूरा एक फैमिली, 4 लोगों का फैमिली 10,000 की सैलरी में सरवाइव करेगा तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो उनको सपोज अगर घर में कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी का शादी का खर्चा, किसी की पढ़ाई का खर्चा, ये सब जब चीजें ऐड हो जाती है ना तो वो खर्चा बहुत भारी पड़ता है लेबर को। और कैसा होता है, आपकी 10,000 की सैलरी है, उसमें आप सेविंग करोगे क्या? क्योंकि एक तो अमाउंट ही इतना कम है, उसमें सेविंग होता भी नहीं है फिर, और वो बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है फिर हर लेबर के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इंडिया में सेविंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए हम लोग एक पीएफ करके एक्ट बना देते हैं। वो एक्ट के अंदर सबको बोलेंगे कि तुम लोग को एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा के सेविंग करना है। अब देखो, लगता है फिर लॉ बनाने की क्या जरूरत है, बोल देते हैं ऐसे ही एम्प्लॉय को कि भाई सेविंग कर लेना, सेविंग कर लेना। तो देखो, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता ना कि आप खुद डिडक्ट करो, ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से वो डिडक्ट करके उसको साइड में जमा करो ताकि आपको ही इन फ्यूचर इमरजेंसी में काम आएगा। अगर देखो ऑप्शन होता ना तो कोई नहीं करेगा। जैसे देखो, आज मुझे भी अगर ऐसा होता है कि समझो मैं एक सैलरी लेता हूँ, कोई वर्कर हूं मैं और मैं कोई सैलरी लेता हूँ, कोई मेरे को बोलेगा कि ठीक है आपका सैलरी 10,000 है, 10% डिडक्ट होएगा, मतलब 1,000 रुपया सैलरी से डिडक्ट होएगा। ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल है ना, फिर एक काम करो नेक्स्ट मंथ से लो, क्योंकि ये महीना खर्चा बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट मंथ आया, नेक्स्ट मंथ में वापस मेरा सेम डायलॉग, अरे ये महीना तो ना बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, मैं उधारी ले चुका हूँ, तो उसको पे करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज ये महीना तो मेरे को बोलना ही मत डिडक्ट करना। नेक्स्ट मंथ से मैं पक्का करेगा। ये नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ चलते ही रहेगा, क्योंकि उसको चॉइस दिया गया ना, वॉलंटरी है ना, वॉलंटरी है तो कोई भी पर्सन सीरियसली चीजें को नहीं लेता है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो, एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ा, एम्प्लॉय के हाथ में छोड़ा तो वो कभी कुछ नहीं करने वाला है। तो बेटर है काम करते हैं, हम लोग खुद ही डिडक्ट कर देते हैं। मतलब समझो अगर मैंने 10,000 का सैलरी कमाया तो एम्प्लॉयर को क्या बोल दिया, आप उसको 10% डिडक्ट करके ही दो। तो अगर मेरा सैलरी 10,000 है तो 10% इज 1,000 रुपीज, तो मेरी सैलरी में से 1,000 रुपया डिडक्ट करके मेरे हाथ में ही 9,000 आएगा। सो मेरे लिए सैलरी 9,000 ही हो गया। तो मुझे अब ये पता है कि जब ये डिडक्ट होके ही आएगा, मुझे मेरे हाथ में कोई चॉइस ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसके अंदर। तो फिर देखो मैं कैसा 9,000 के अंदर भी मैनेज करना सीखूंगा। ठीक है, हर महीने 1,000 1,000 1,000 करके अगर जमा हुआ, 2 साल मैंने ये जमा किया ना, मेरा ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज जमा हो चुका है, ओनली फ्रॉम माई साइड, एम्प्लॉय साइड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी अलग है, बराबर। तो सोचो आपका कितना पैसा जमा हो रहा है, और ये धीरे धीरे करके जमा होएगा ना, आपको समझेगा भी नहीं, और एक अच्छा खासा हेल्दी सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाएगा। इसके लिए ये रूल को निकाला गया है ताकि सेविंग हैबिट प्रमोट हो इंडिया में, बराबर। क्योंकि इंडिया में सेविंग के कंसेप्ट बहुत चलते हैं, काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में सेविंग नाम का तो इतना कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। अपने हम लोग जितना प्रायोरिटी देते हैं उतना तो शायद कोई देता भी नहीं है, बट यहाँ पे है ये हैबिट। नाउ एप्लीकेबल टू विच फैक्ट्रीज, ये जो पीएफ एक्ट है ये कौन सी फैक्ट्री को एप्लीकेबल है? तो हम लोग देखते हैं दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, अगर मैं फैक्ट्री बोलता हूं तो यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री, वेयर देर आर 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन अ प्रीवियस ईयर।
अगर कोई भी फैक्ट्री के अंदर 20 से ज्यादा वर्कर है, कितने से ज्यादा वर्कर, 20 से ज्यादा वर्कर्स है, तो उन सबको पीएफ एक्ट कंपलसरी एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे भी देखो वही रूल है, और एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब अगर मैं 20 की लिमिट जो है 20 और मोर वर्कर वाली लिमिट अगर एक दिन भी लास्ट ईयर मैंने क्रॉस की है, जैसे 300 दिन है, 298 डेज मेरे यहाँ पे 15 वर्कर थे, 2 दिन खाली मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स 22 हुए थे, विच इज मोर देन 20, तो वो एक्ट एप्लीकेबल है। और एक बार जैसे एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा। करेक्ट। तो ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ऑन एनी डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अभी क्वेश्चन ये आता है कि समझो अगर किसी के यहाँ पे 18 वर्कर्स ही है, तो उसको तो वैसे भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ में लिमिट लिखी गई है 20 और मोर वर्कर्स, मेरे फैक्ट्री में है 18 वर्कर, तो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर ये चाहता है कि भले कम वर्कर है फिर भी मुझे पीएफ लेना है, ताकि ये सब वर्कर के अंदर सेविंग की हैबिट आ जाए, एक आदत पड़ जाए और सेविंग करे वो लोग, तो 18 वर्कर है, वैसे तो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट इफ आई एम रेडी टू टेक वॉलंटरीली तो मैं एक्ट को ले सकता हूँ। गवर्नमेंट मुझे ना नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं अच्छी चीज करने जा रहा हूँ। करेक्ट। अभी देखो आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। समझो मेरी फैक्ट्री में ना 18 वर्कर थे, मैंने अच्छा सोचा, मैंने ये सोचा कि 18 वर्कर है, चलो सेविंग का हैबिट डलवाते इनको, पीएफ वैसे तो एप्लीकेबल नहीं है बट लेते हैं पीएफ। ठीक है, ले लिया मैंने और पीएफ लिया, एक्ट एप्लीकेबल कर डाला। 1 साल काम किया पीएफ के एक्ट के हिसाब से, तो उसमें रजिस्टर्स बनाने का, देन वो प्रॉपर सबमिशन ऑफ पेमेंट करने का, पीएफ डिडक्ट करने का, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ये ना झमेला बढ़ गया, क्योंकि वो लॉ में लिखा है तो आपको करना भी पड़ेगा। तो 1 साल के बाद है ना मैंने गवर्नमेंट को जाके ऐसा बोला कि देखो पहले तो एक्ट मुझे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 18 वर्कर ही है, अब एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, फिर भी मैंने ना एक्ट लिया ये सोच के सेविंग हैबिट होएगा। नो डाउट सेविंग हो भी रहा है, लेकिन मेरा है ना झमेला बढ़ गया है, इतना प्रेशर हो गया है ना, अभी ये रिकॉर्ड, ये रजिस्टर, ये टाइम पे पेमेंट, नहीं तो ये पेनल्टी, ये पक गया है, मेरे को नहीं करना है ये सब अभी चीज, तो मैं एक्ट सरेंडर कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। गवर्नमेंट देखो क्या बोलेगा, वॉलंटरीली लिया, इसका ये मतलब नहीं है आप कोई भी पॉइंट पे आके सरेंडर कर दो। वॉलंटरीली लिया, एक्ट एप्लीकेबल हुआ, अभी भी हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा ये। बोला बट मेरे को नहीं चाहिए, एक तो सामने से ले रहा हूं, तो फिर क्यों जबरदस्ती चिपका रहे हो। एक बार एप्लीकेबल हुए, अगर एक्ट हुआ है तो वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल हुआ है, चाहे वो वॉलंटरीली लो या मैंडेटरी वाले क्राइटेरिया में लो। अब ये गले पड़ गया है, अब इसको झेलो। ठीक है। तो इसके लिए जब भी लेस देन 20 वर्कर्स होते हैं ना, तो वर्कर्स चाहते हैं कि पीएफ आए, 20 से कम है फिर भी आए, लेकिन एम्प्लॉयर बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि उसको पता है एक बार एक्ट एप्लीकेबल किया ना वॉलंटरीली तो हमेशा के लिए चिपकने वाला है, फिर कुछ कर नहीं सकता हूं मैं, तो इसके लिए बहुत सोच समझ के लोग लेते हैं। बट 20 के ऊपर है तो वैसे ही आपको बाय डिफॉल्ट लेना है, आपके पास तो चॉइस ही नहीं छोड़ा। ठीक है, ये रूल याद रखना। हाँ, इफ नंबर्स आर लेस देन 20 देन व्हाट, तो लिखा है employer can voluntarily adopt the act and he can legally deduct PF from the salary. Once the act is adopted or applicable, then withdrawal is not allowed. एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो तुम लोग बैकआउट करके विड्रॉल नहीं करा सकते। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, अभी झेलो। नेक्स्ट, सिचुएशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अभी देखो जनरली क्या होता है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में ना वर्कर को मैं खुद अपॉइंट कर रहा हूँ, सबको वर्कर मैं बना रहा हूँ, मेरे रजिस्टर में मस्टर रोल में एम्प्लॉयज की लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, सबको पीएफ भी मिल रहा है, सब बराबर चल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा तो क्या, जैसे समझो मेरा कोई ना कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं बिल्डर है, मेरा कोई बिल्डिंग कहीं पे बन रहा है, तो मैंने ना कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला कि मुझे है ना 40 वर्कर ला के दो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेरे को काम करके देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मेरे को 40 वर्कर पकड़ के लेके आ और बोला कि ये आपके यहाँ पे काम करेंगे। बोला ठीक है चलेगा। अब देखो
जिनको मैं डायरेक्टली मैं अपॉइंट कर रहा हूं उनको तो पीएफ लगेगा, क्योंकि वो तो मेरे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में है, तो उनको तो पीएफ आना ही है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू आए, वो थर्ड पार्टी के थ्रू आए, और आज वो लोग वर्कर है ना, जो मेरे यहाँ पे आए हैं वो लेबर के थ्रू आए, तो लेबर भी इसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए, नॉट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए। तो जो लेबर मेरे यहाँ पे आए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए, मतलब दे आर अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। तो फिर पीएफ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और पीएफ आएगा कि नहीं आएगा, डिडक्ट होएगा कि नहीं होएगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? The employer shall pay the contribution payable to EPF, that is Employees Provident Fund, DLI, that is Deposit Link Insurance, and Employees Pension Fund in the respect of the member of the Employees Pension Fund employed by him directly or through contractor। ये जो भी आप डिडक्ट करोगे, पीएफ, लिंक इंश्योरेंस, पेंशन, सब कुछ, ये सबको एप्लीकेबल है, चाहे आप डायरेक्ट अपॉइंट करो या चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अभी देखते हैं कंट्रीब्यूशन कैसा है। सो देयर आर प्रिस्क्राइब रेट ऑफ पीएफ अंडर द एक्ट, और रेट क्या है? सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 12% एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज आल्सो 12%। अभी यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेशन होता है? 12% ऑफ वेजेस ऑलवेज, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर समझो जैसे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में आपको पहले बताता हूं, 12% अगर मैं बोलता हूं ना डिडक्शन है 12%, तो मेरी सैलरी का 12% डिडक्ट होगा। जैसे समझो अगर मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज, तो मेरी सैलरी का 12%, तो मेरी सैलरी का 12% कितना होगा? 1200 रुपया। तो मेरी सैलरी से 1200 रुपया डिडक्ट हो जाएगा। सो 10,000 में से डिडक्ट हो गया 1200 रुपया, बचा 8,800 रुपीज। वो फाइनल पेमेंट मुझे मेरे हाथ में मिलेगा, ये मेरा फाइनल सैलरी होएगा, नेट सैलरी होएगा। तो मेरा 1200 रुपया जो डिडक्ट किया वो कहाँ जाना चाहिए? मेरे पीएफ अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज ट्रांसफर्ड टू माय पीएफ अकाउंट, दैट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है फिर? मेरी सैलरी का 12%, दैट इज 1200 रुपीज, वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से निकाल के देगा और वो भी मेरे पीएफ अकाउंट में डालेगा। तो मेरे अकाउंट में है ना हर महीने 1200 प्लस 1200, दैट इज 2400 जमा होता है। समझा? ठीक है। वो मेरी सैलरी से 12% उड़ाएगा, लेकिन वो अपना 12% वो अपनी जेब से निकाल के मेरे लिए सेव करेगा। तो टोटल जमा हो रहा है आपका 24%। करेक्ट? ये कैलकुलेशन होता है ऐसा। ओके, आगे देखते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस है, वहां पे रेट क्या चलता है। तो स्पेसिफाइड क्लासेस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 10% एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज आल्सो 10%। 12% को रिप्लेस किया जाता है 10% के साथ। बट वो भी कौन सा? ओनली स्पेसिफाइड क्लासेस, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड लिस्ट है खाली उधर, बाकी सब जगह पे 12% ही चलेगा। तो फिर क्वेश्चन रेज होता है कि 10% कहां पे आता है? सो 10% रेट इन फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो कौन सी इंडस्ट्रीज है वो हम लोग देखते हैं। इफ एम्प्लॉइज आर लेस देन 20 के ऊपर है तो एक्ट एप्लीकेबल है, और एक्ट कंपलसरी एप्लीकेबल है, तो फिर वहां पे 12% लगेगा। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर 20 से कम वर्कर है, 15, 16, 18, 12, 10, ये सब है, और याद है मैंने बताया था अब भी जस्ट आपको कि मैं वॉलंटरीली ले रहा हूं। तो अगर आप वॉलंटरीली लेते हो, क्योंकि आपके नंबर्स तो 20 से कम है, फिर भी आप वॉलंटरीली ले रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स, तो फिर आपको खाली 10% डिडक्ट करना है। ठीक है। दूसरा, सिक कंपनी, जो सिक कंपनी है, जैसे एक्ट है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक कंपनीज के एक्ट के हिसाब से जो भी सिक कंपनी है उनके डेफिनेशन के हिसाब से कि सिक कंपनी कौन है, अगर वो डेफिनेशन में मेरी कंपनी आ गई तो मैं सिक कंपनी हूं, तो सिक कंपनी को खाली 10% डिडक्ट किया जाता है। ज्यूट एंड बीडी इंडस्ट्रीज, ब्रिक इंडस्ट्रीज एंड कोयर इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्री का रेट कितना होएगा? 10% ही होएगा। ये लिस्ट आपको याद रखना है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोसीजर्स एंड लिमिट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज contribution by employer is subject to present threshold of rupees 15,000 per month
बियॉन्ड विच देयर इज नो ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट। जैसे देखो, समझो मेरी सैलरी है 50,000 रुपया। मेरी सैलरी का मैं एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ 10% के हिसाब से, ठीक है। 50,000 का 10% होता है 5,000, तो मेरी सैलरी से 5,000 डिडक्ट होएगा, एम्प्लॉयर अपनी जेब से 5,000 डिडक्ट करेगा, करेक्ट। तो 5 + 5 मेरे अकाउंट में गया 10,000, मेरा सैलरी 1 लाख हो गया। मेरी सैलरी का 10% 10,000 रुपीज, एम्प्लॉयर अपनी जेब से कितना डालेगा 10,000 रुपीज, तो मेरे अकाउंट में कितना गया 20,000 रुपीज। देखो जैसे जैसा मेरा सैलरी बढ़ते जाएगा ना, ये 10% अमाउंट जो आता है ना वो भी बढ़ते जाएगा। एक लेवल अगर ऐसा आ गया कि 15,000 से ज्यादा हो गया, तो क्या मैं अपनी सैलरी से तो खुशी खुशी उड़वाएगा, मैं बोले वाह बिंदास उड़ाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% 20% बिंदास उड़ाओ चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो मेरा सेविंग ही है ना जो मेरे को ही काम आने वाला है। लेकिन एम्प्लॉयर का लिमिट आ जाता है 15,000, ठीक है। इसके लिए देखो उससे कम वो कंट्रीब्यूट करेगा, बट द मैक्सिमम लिमिट इज 15,000। उसके बाद एम्प्लॉयर कंपलसरी लायबल नहीं होगा कि वो 15,000 से ज्यादा देगा। इसके लिए देखो क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज सब्जेक्ट टू प्रेजेंट थ्रेशोल्ड ऑफ ₹15,000 पर मंथ, बियॉन्ड विच देयर इज नो ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट। उसके ऊपर अगर अमाउंट गया तो उसकी चॉइस है, देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा, 15 तक तो कंपलसरी देगा। अदरवाइज पता चला 40,000 पर मंथ 10% के हिसाब से डिडक्ट हो रहा है, वो 40,000 भर रहा है, मैं 40,000 भर रहा है, 80,000, 40,000 मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है ना, मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी ही सैलरी का उड़ा हुआ मेरा ही पैसा जमा कर रहे हो अकाउंट में। लेकिन वो बेचारा मेरी सैलरी में से परसेंटेज निकाल, मतलब 10% 40,000 वो मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं। ऐसे 5-6 एम्प्लॉय हो गए ना तो बेचारे का तो फटका बहुत बड़ा हो जाएगा इधर। इसके लिए 15,000 की लिमिट डिसाइड की गई है। दैट्स द लॉजिक, करेक्ट। सेकंड देखोगे तो एस्टैब्लिशमेंट विल इंक्लूड ऑल द डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस इन एनी लोकेशन। 20% अगर जो 20 वर्कर्स जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 20 वर्कर्स होने चाहिए, 20 और ज्यादा वर्कर होने चाहिए तो पीएफ कंपलसरी है। ये 20 वर्कर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, आपकी हेड ऑफिस, आपकी ब्रांच ऑफिस, जो भी है डिपार्टमेंट सबका टोटल मारने का। हर एक ब्रांच को, हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करना है, ये टोटल मारने का। जैसे मुंबई की ब्रांच में समझो 10 लोग है, दिल्ली की ब्रांच में समझो 5 लोग है, कितने हुए 10 + 5 15, और समझो कोलकाता की ब्रांच में 10 है, कितने हुए 25। इंडिविजुअली देखने जाओगे तो सब जगह पे 20 से कम है, लेकिन टोटल मारोगे तो 20 से ज्यादा हो गए, तो टोटल मार के ही किया जाता है, ठीक है। देन एम्प्लॉयर नीड टू डिपॉजिट इट्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन बाय 15th ऑफ एवरी मंथ। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझो मैंने पूरा फरवरी मंथ काम किया और मेरी सैलरी से 10% 12% जो भी रेट एप्लीकेबल था वो सब उड़ा दिया, ठीक है। ये सब पैसा उड़ा के पहले कलेक्ट करेगा एम्प्लॉयर। तो फेब में मेरा सैलरी जो आया ना वो मेरी सैलरी में से ऑलरेडी पीएफ डिडक्ट कर दिया था, मेरे जैसे सब वर्कर का डिडक्ट किया हुआ है, और मेरा 10% है, एम्प्लॉयर मेरे लिए 10% खुद अपनी जेब से निकालेगा, वो सबके लिए भी निकालेगा। ये जो भी पैसा जमा हुआ है ना वो उसको हैंड ओवर करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो पीएफ डिपार्टमेंट है ना, इसके लिए उनको हैंड ओवर करना है। वो करना कब है, तो लिखा है देखो, एम्प्लॉयर नीड टू डिपॉजिट इट्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन बाय 15th ऑफ एवरी मंथ। फेब का गया मंथ तो मार्च की 15 के पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है। फिर पूरा मार्च मंथ मैंने काम किया, सब वर्कर्स ने काम किया, हम लोग को सैलरी मिला तो जो भी पीएफ डिडक्ट किया हुआ था वो एम्प्लॉयर के हाथ में, वो जमा होएगा, वो नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल 15 के पहले कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये रूल है। देन if the employee leaves the existing establishment and obtains re-employment to the establishment in which this act is applicable, it is the duty of the employer to transfer the accumulation to the credit of such employee's account in the fund in which he is re-employed। आपका जो भी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा है, आप एम्प्लॉयमेंट चेंज कर रहे हो, नई जगह पे गए, नया जॉब हाथ में लिया, वहां पे भी पीएफ एप्लीकेबल है, तो आपका जो भी पीएफ का पैसा है वो सब वहां पे अकाउंट होगा, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
जबकि ये मॉड्यूल में है ना प्रॉपर बराबर मतलब प्रॉपर वे से पॉइंटर्स बना के सारी सिचुएशन को कवर नहीं किया गया है। मैं आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे कवर करके बता देता हूँ थोड़ा डेप्थ में, और ये लिख के भी आओगे ना थोड़ा डेप्थ में, भले मॉड्यूल में नहीं है बट पूछा तो थोड़ा डेप्थ में आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब अभी जैसे मेरे पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हो गया, ठीक है, ये मैं निकालूंगा कब? क्योंकि मेरा पैसा है तो मैं तो मांग सकता हूँ ना कभी भी, बट गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा ये पीएफ का पैसा निकालने के लिए। हाँ, अगर जैसे समझो मैंने जॉब छोड़ ही दिया एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, तो फिर पूरा पैसा, अभी मैं कहीं री एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ, मैं तो अभी जॉब मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, तो पूरा पैसा मैं बिना कोई भी रीजन के निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मेरा पैसा मांगने का पूरा राइट है। लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और उसमें से जो भी मेरा फंड जमा है, समझो जैसे मेरा 1 लाख रुपया पीएफ में जमा हो चुका है, कुछ सर्टन सिचुएशन आई जिसके लिए मुझे पीएफ का पैसा चाहिए, तो आपको वो रीजन, इसमें से जो रीजन है वो एक ही रीजन के लिए आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ के कोई और रीजन होएगा तो पैसा नहीं मिलता है। अब ऐसा लगता है ये तो अलग अजीब ही जबरदस्ती है, मेरा ही पैसा मैं नहीं मांग सकता है। हाँ, नहीं मांग सकते हो। क्यों? फालतू खर्चे करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को ना मोबाइल लेना है नया, उसके लिए मेरा पीएफ का पैसा, तो ये तो मेरा ही सेविंग है, ये फालतू का खर्चा है, इसके लिए आपको पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे रीजन है जिस पे आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हो? रीजन सुनते हैं अभी हम लोग, देखते एक के बाद एक। सेल्फ मैरिज एंड चिल्ड्रंस मैरिज, मेरा खुद का शादी है या तो बच्चे लोग का शादी करवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। परचेज ऑफ एनी लैंड और प्रॉपर्टी, मेरे को कोई लैंड कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। कोई प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करवाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। लोन भरनी है, ठीक है, हाउसिंग लोन या ऐसा कोई भी अगर लोन ली है तो उसका बर्डन मेरे पे बढ़ रहा है, तो मैं उसके पेमेंट के लिए भी यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ। देन परचेज ऑफ एनी इक्विपमेंट फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, अगर मेरी फैमिली में जो मेरी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें से कोई एक पर्सन का मतलब जो हैंडीकैप है उसके इक्विपमेंट को खरीदने के लिए मुझे अगर पैसा चाहिए तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे सपोज कोई अगर मेरी फैमिली में हैंडीकैप है जिसके लिए मुझे व्हीलचेयर खरीदना है, तो उसके लिए मैं पैसा निकाल सकता हूँ। देन सिक्स्थ रीजन इज सेल्फ एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, खुद की पढ़ाई के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन 10th के बाद वाला पढ़ाई होगा तो ही, 10th तक का पढ़ाई का पैसा नहीं मिलता है। उसका रीजन है क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड बीएमसी के स्कूल्स, लोकल अथॉरिटी के स्कूल्स चलते हैं जहाँ पे फीस एकदम नॉमिनल होता है, तो उसके लिए पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। देन ट्रीटमेंट फॉर इलनेस लाइक कैंसर, टीबी, हार्ट इश्यूज, मेजर सर्जरीज, ये सब के है, मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट है, टीबी है, हार्ट इश्यूज है, लेकिन लाइक ओपन हार्ट सर्जरी करना है या तो फिर बाईपास कराना है या तो फिर कोई और बहुत बड़ी मेजर सर्जरी करनी है, तो उसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हो। हाँ, जो 7th पॉइंट में ना, ये सारी सर्जरी खुद के लिए प्लस डिपेंडेंट के लिए, दोनों के लिए होता है। नेचुरल कैलामिटीज आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, अभी सर्वाइवल के लिए भी पैसे है नहीं हाथ में, तो आप अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हो। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए भी आपको पैसा निकालने का पूरा राइट है। देन क्लोजर ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो गया, नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय सर्वाइवल, तो उसके लिए भी मैं पैसा निकाल सकता हूँ पीएफ से, ये अलाउड है। ये 10 रीजन आपको याद रखने बहुत अच्छे से, इसके लिए पीएफ का पैसा आप बिंदास निकाल सकते हो, आपको कोई ना नहीं बोल सकता है। इसको छोड़ के अगर कोई भी रीजन दोगे तो उसके लिए जनरली, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल खरीदना है उसके लिए पैसा नहीं मिलता है, हनीमून पे जाना है उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। हाँ देखो, झोल मारने के लिए लोग झोल करते हैं, मतलब कैसा झोल, बोलेंगे कुछ रीजन इसमें से एक, लेकिन होगा कुछ एक्चुअल में अलग, वो ठीक है, वो एक बार चल जाता है, लोग करते ही है। ठीक है, अभी पीएफ की पेनल्टी हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर महीने की 15 के पहले एम्प्लॉयर पीएफ का पैसा पीएफ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा, लेकिन अगर डिले किया तो क्या? सो डिफॉल्ट इज लेस देन 2 मंथ्स, मतलब डिले 2 महीने से कम वाला डिले है तो 5% पेनल्टी, 2 to 4 मंथ्स है तो 10%, 4 to 6 मंथ्स है तो 15%, एंड मोर देन 6 मंथ्स है तो 25% पेनल्टी लगेगा जो एम्प्लॉयर भरेगा।
क्योंकि पीएफ का अमाउंट उसने तो सैलरी से डिडक्ट किया हुआ है, और पीएफ पे करने की गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी तो बेचारे से सैलरी से उड़ा चुके हैं। ये सब पैसा किसके हाथ में है? ये सब पैसा एम्प्लॉयर के हाथ में है। तो जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी? एम्प्लॉयर की है। तो पेनल्टी भी भरेगा कौन? एम्प्लॉयर ही भरेगा। ठीक है, जाते जाते एक बार ये चैप्टर का, ये टॉपिक का ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो एक्ट एप्लीकेबल कब है? जब 20 से ज्यादा वर्कर है। तो रेट कितना है? 12% स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में 10% का रेट एप्लीकेबल है। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिट इज 15,000, वो उससे ज्यादा देने के लिए लायबल नहीं है, कंपलसरी वॉलंटरी देना चाहे तो दे सकता है। ठीक है, जो भी डिडक्शन किया हुआ है वो एवरी मंथ की 15th के पहले पे हो जाना चाहिए। देन स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ पेनल्टी फॉर लेट सबमिशन, जो अभी हम लोग ने रेट देखा 5% 10% वाला। देन स्पेसिफाइड रीजन मस्ट बी देयर फॉर विड्रॉल ऑफ पीएफ, जो वो 10 रीजंस हम लोग ने स्टडी की है कि अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो ये 10 में से एक रीजन होगा तो ही आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, अदरवाइज पीएफ का पैसा आप नहीं निकाल सकते। एंड इफ एम्प्लॉइज आर लेस देन 20 देन ऑल्सो एम्प्लॉयर कैन अडॉप्ट एक्ट। अगर 20 से कम है तो आपको वॉलंटरी चाहे तो आप ले सकते हो, बट याद रखना वॉलंटरीली भी लिया फिर उसको छोड़ नहीं सकते, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।